नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवी टीवी में। मैं हूं संजय वैष्णव। आज हमारे देश में 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमें आज़ाद हुए आज 74 वर्ष हो चुके हैं। काफ़ी सारे परिवर्तन हम आज देख रहे हैं, हमारे बुज़ुर्ग देख रहे हैं। हम उतना नहीं जानते क्योंकि हमने उस दौर को देखा नहीं। हमने ग़ुलामी की सिर्फ दास्तां सुनी है, ग़ुलामी के दौर को नहीं देखा। हकीकत और देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे हमसे वरिष्ठ हैं, उन्होंने उस दौर को भी देखा है, उस दौर को सहा है, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी को करीब से देखा है। इसीलिए आज हमारे साथ हमसे साझा करेंगे अपने अनुभव, अपने जो दृश्य ग़ुलामी के। हमारे साथ हैं बनखेड़ी के आदरणीय श्री शिव प्रसाद जी पचौरी जी। आप एक रिटायर्ड प्रधान पाठक हैं और वर्तमान समय में बनखेड़ी में निवासरत हैं। सबसे पहले बाबू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवी टीवी में। आपको बहुत धन्यवाद। और देशवासियों के लिए जो आज हम स्वतंत्रता दिवस के 74वां वर्षगांठ मनाई जा रही है जी। और देशवासियों को सभी को हमारी तरफ से ज़्यादा बधाई आप सभी को। बाबू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब देश आज़ाद हुआ उस समय आपकी उम्र कितनी थी? उस समय मैं मछेरा कला गांव जिला होशंगाबाद जी। बनखेड़ी ब्लॉक में ही टीचर पढ़ता था जी। और उस समय मेरी एज 8 वर्ष 7 माह 15 माह 7.5 माह है। अच्छा, 8.5 वर्ष की लगभग आपकी उम्र थी। तो आपको काफ़ी सारी वो यादें होंगी, काफ़ी सारा वो दृश्य आपको याद होगा आज। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कब आपको लगा कि देश आज़ाद हो गया? मैं कक्षा दूसरी में प्रविष्ट हो गया था, कक्षा पहली पास करने के बाद। जी। उस समय देश जब आज़ाद 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उस समय कक्षा दूसरी में रहते हुए हमको विशेष तो उसके संबंध में जानकारी नहीं थी जी। लेकिन केवल हम ये जानते थे कि हमारा देश आज़ाद हो गया। अच्छा। अंग्रेज़ों के समय के हमने दास्तान सुनी लेकिन प्रत्यक्ष मालूम नहीं हुई क्योंकि उम्र कम थी। अच्छा। इसलिए आपके स्कूल में जब देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 का वो दिन था, और जैसा कि आज भी हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शासकीय जो संस्थान है, लगभग सभी कार्यालयों में हम बड़े ही उत्साह से इस दिवस को मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व है हमारा। उस समय क्या आपके स्कूल में ऐसे कोई कार्यक्रम हुए थे? हाँ, उस समय हमारे यहाँ स्कूल में पहले तो बच्चों को प्रसाद बांटा गया, मुंह मीठा किया गया, तीनों रंग के तिरंगे झंडे के स्वरूप के बतासा बांटे गए। बच्चों को वो प्रमाणित किया गया कि भाई ऐसा हमारा तिरंगा झंडा है। उसके बाद बाहर ले जाकर स्कूल ग्राउंड में एक बड़ा खंभा गड़ा था, उसमें ध्वजारोहण किया गया। सब लोग अनुशासित रहे और प्राइमरी स्कूल होने के कारण वहाँ 3 टीचर मात्र थे। कक्षा चौथी चलती थी उस समय। अच्छा। बोर्ड परीक्षा। तो उस समय 3 ही टीचर रहे और वहाँ बड़े उत्साह से मनाया। अच्छा। तिरंगा झंडे के ही रंग के 3 रंग की अपनी पर्चियाँ जो पेपर रहता है वो लगाए गए। और वहाँ पे गांव में पहले जो बैंड तो नहीं थे लेकिन जो नगारे होते थे उनसे खूब अच्छा स्वागत किया। बस्ती के पूरे लोग इकट्ठे हुए क्योंकि सामने बाजार भी है। अच्छा। मछेरा कला में। तो उसमें बहुत से पानी बस्ती के प्राय 60-70% लोग इकट्ठे हो गए थे वहाँ। अच्छा। और बड़े धूमधाम से गाजे बाजे से समारोह मनाया गया। हम लोग भी बड़े प्रफुल्लित रहे। अच्छा। क्योंकि उम्र छोटी थी लेकिन हमको ये मालूम हो गया कि हमारा देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ों की हम दास्तां से दूर हो गए। अच्छा। मुक्त हो गए। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ग़ुलामी का दौर था, चूँकि हम सभी देखते हैं, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आपने उस असलियत को देखा है। किस तरह का माहौल रहता था, किस तरह की दहशत अंग्रेज़ों के प्रति लोगों में रहती थी? उस समय दहशत, गांव में कोई भी एक कांस्टेबल पहुंच जाते थे। होमगार्ड उस समय चलता नहीं था। एनसीसी एसीसी के कोई जवान रहते नहीं थे। केवल चपरासी जिसे मचकूरी कहते हैं वो पहुंचता था, उसको देख कर लोग घबरा जाते थे। और वो मचकूरी
आके अपना जो कुछ भी हाल होता था वो बताता था, किसी को नोटिस जारी होते थे, नोटिस बताते थे। और लोगों के साथ तो अंग्रेज़ों के द्वारा इतनी प्रसारित किया जाता था कि गुलामी के उसमें अपने बिस्तर अधिकारी लोग सिर पर पैदल जाते थे, वो घोड़े पे बैठते थे अधिकारी, और आदमी को अपना जो बैग वगैरह होते थे या होल्डाल वगैरह बिस्तर साथ में लेके जाते थे, कहीं मुकाम करते थे तो उसको उसके सिर पर रखवा कर ले जाते थे। ना तो उसको 5 पैसे तक, उस समय पैसे चलते थे, अन्नी चुन्नी अठन्नी रुपया, तो 1 पैसा भी उसको कुछ नहीं दिया जाता था। और कभी उनको इतना गुलामी में डांट फटकार होती थी, कई बार वो मार पीट भी कर देते थे। और इसी प्रकार देश में भी अराजकता रही, लोगों को हर प्रकार से गुलाम किया। कई जगह कोल्लू चलवाते थे, बैलगाड़ी बैल ना हो तो कई गाड़ी वैसे ही खींचो, ये अंग्रेज़ों के समय की प्रताड़नाएँ रहीं। इस प्रकार से देश में पूरे लोग बड़े दुखी थे और देश की स्थिति इतनी बेकार थी कि उस समय जंगल पट्टी में जो लोग थे वे ज्वार का दलिया, एक मुट्ठी दलिया से एक हंडी भर करके खाना बनाते थे और उसको पी करके और सो जाते थे। और उस समय तिबड़ा चलता था तो उसको आटे, चना, मसूर, ये 3-4 प्रकार के मोटे अनाज से उनका दलिया बनाते थे, उसको खाते थे। इससे जंगल के लोगों को जैसे कोमा की स्थिति में हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, घसीटते हैं लोग, उसी स्थिति में उनकी भी देहाती पट्टी के जंगल के युगों भी आते थे। बाज़ार में भी पैर घसीटते हुए आकर चलते थे, लकड़ी रखते थे जब कहीं वो चल पाते थे। इस प्रकार से देश की स्थिति बड़ी बेकार रही। अब रहा खाद्यान्न के विषय में तो व्यवस्था ये रही। उसके बाद में जब आज़ादी हुई तब नेहरू जी के द्वारा विदेश से गेहूँ बुलाया गया। गेहूँ यहाँ होता नहीं था, कुआ वगैरह के साधन नहीं थे, इन्हें गिने कुआ होते थे, तो 1 एकड़ में मुश्किल से 3 बोरा गेहूँ होता था, जो पूरे परिवार के लिए साल भर के लिए होता था। जिनके पास कुएं थे और नहीं तो बकाया अपना ज्वार बाजरा से ही गुजर बसर करते थे। तो यहाँ पर बाबूजी ने बताया और उस दृश्य को देखा। अपने जो बुज़ुर्ग थे इनके समय में, वो इनको कहानियाँ बताते थे। चूँकि बाबूजी ने जैसे ये बताया कि इनकी उम्र भी 10 वर्ष थी, तो भी एक बच्चे के रूप में उन्होंने अंग्रेज़ों की वो प्रताड़ना देखी थी। आज का समय आपके सामने है और पहले का समय अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का बाबूजी ने बताया। निश्चित तौर पर आज हम वो आज़ादी के पर्व को समझ रहे हैं और हम सभी को हमेशा समझना चाहिए। साथ ही हमें उन वीर सपूतों की कुर्बानियों को हमेशा अपने दिलो जहन में रखना चाहिए। क्या जज्बा रहा होगा हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि हंसते हंसते फांसी को अपने गले से लगा लिया, शहीद होने वाले हैं, फांसी का फंदा लगने वाला है, लेकिन वो जुनून भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का कि वंदे मातरम का नारा लगा रहे हैं और वो सपना देख रहे थे कि मेरा देश एक दिन हमारी कुर्बानियों के बाद आज़ाद होगा, समृद्ध होगा। और निश्चित तौर पर आज वो उनका जो तोहफ़ा, उनकी कुर्बानी का नतीजा हम सभी को मिला है। हम सभी आज आज़ाद हैं। ग़ुलामी हमें ऐसी नहीं है कि हम घर से ना निकल पाएंगे। ये बहुत आवश्यक है कि हम वो वीर सपूतों की कुर्बानियों को याद करें और अपने देश के संविधान के प्रति निष्ठा रखें। साथ ही अपने परिवार, अपने बच्चों के अलावा देश के प्रति भी सोचें। देश हमारा नहीं है, देश मेरा है। इस भाव से हम चलें, तब जाकर हम देश में एक अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे। हम बाबूजी से और भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आपसे जानना चाहूँगा, आपने देखा स्वतंत्रता के बाद जब भारत में सरकार बनी और जो हम कह सकते हैं स्वराज जब आया, तब कितने परिवर्तन हुए और क्या प्रगति होती आपने देखी? सर्वप्रथम तो ये देखने में आया मुझे कि देश की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रकार का सरकार को सहयोग नहीं मिल पाता था। जब विदेशों में कुछ संपर्क किया और कुछ योजनाएं लाए, जब देश का विकास हुआ और वो विकास महात्मा गांधी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया
और जिन्ना जी पाकिस्तान भेज दिया गया, वे वहाँ पर प्रधानमंत्री रहे। इस प्रकार देश का बंटवारा हो गया स्वतंत्रता के बाद। और फिर अपना अपना राजकाज लोगों ने संपर्क माने जब चुनाव हुआ, संगठित हुए, पार्टी बनी। पार्टी दो तीन प्रकार की मुख्य थी, उनमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और इसी प्रकार से एक और कोई पार्टी थी, तीन चार निर्दलीय पार्टियां भी बनी थीं। और उन्होंने सब अपने अपने ढंग से अपने अपने प्रदेशों में विकास किया। और सर्वप्रथम यहाँ पर जब भोजन व्यवस्था नहीं होती थी तो विदेशों से गेहूँ अमेरिका से आया, वो लाल गेहूँ खाया। फिर यहाँ पर कुएँ बने, सरकार के द्वारा तकावी दी गई, कुएँ बने, बैलों के लिए पैसा दिया गया, तो बैल बखर किसानों के पास हुए। और नहीं तो उस समय तिरबटाई से देते थे, 2 हिस्सा जमीन के मालिक का, और जो मजदूरी करता था उसको तिहाई हिस्सा मिलता था। इस प्रकार चलता था। पानी की समस्या थी। फिर धीरे धीरे कुएं के बाद नलकूप हुए, बांध बने, उनसे नहरें निकाली गईं। तो इस प्रकार से जहाँ तहाँ अपने आज स्थिति जो बनी है, उस दिन प्रतिदिन प्रगति होती रही। शासन जो भी जिन जिन लोगों का रहा, उनने अथक प्रयास किया और देश को आज इस स्थिति पर ला दिया कि हम स्वयं अपने पैरों पर तो खड़े हैं, खाद्यान्न की व्यवस्था अच्छी है, और विदेशों से भी हमारे यहाँ कई गुना पैदा करने लगे। हम में ये शक्ति संगठित होकर के सब पार्टियों ने अच्छे ढंग से काम किया, सबका सहयोग रहा, इसलिए आज हम इस स्थिति में बने हैं। और नेहरू जी और बकाया जो भी प्रधानमंत्री रहे, उनके शासनकाल के बाद आज हमारे यहाँ पर मोदी जी की अच्छी व्यवस्था है। और उन्होंने विदेशों में बहुत संपर्क किया और हर प्रकार से देश को सुविधाएं दिलाने के लिए प्रयास किए हैं। और वो उनका एक ही नारा है कि मैं अपने जीवन भर देश की उन्नति के लिए कार्य करता रहूँगा, ईश्वर उनकी इच्छा पूर्ति करे, ये हमारी भी भावना है। अच्छा, चूँकि आपने कार्यकाल देखा है, कब आपको लगा कि सरकार की तरफ से ये सुविधा हुई है जब आप बड़े हुए, और ऐसी कौन सी वो चीज़ आप याद करेंगे आज जिससे आपको लगा कि हमारी सरकार कुछ कर रही है? सबसे पहले तो शिक्षा की कमी थी। शिक्षा की वृद्धि करने के लिए स्कूल गांव-गांव में पहुंचे नहीं, तो पहले मुश्किल से एक ब्लॉक में 2-3 स्कूल ही होते थे। आज की स्थिति है हर गांव-गांव में स्कूल हो गए। ये तो शिक्षा क्षेत्र में शासन का प्रयास रहा। उसके पहले देहातों में जो अपढ़ लोग थे, निरक्षर थे, उनके लिए कई योजनाएं बनाई। सबसे पहले बनाई उन्होंने ये अपने देहात के लोगों को रात में साक्षरता के लिए टीचरों को काम दिया। उन्होंने बेचारों ने रात में सुबह घंटे 2 घंटे का टाइम मिले, सुबह जा कर के संपर्क करते थे, उनको पढ़ाते थे। लेकिन उस समय जागरूकता शिक्षा के प्रति नहीं थी, इसलिए मुश्किल से 50-60% लोग ही निरक्षर थे, उनको साक्षर बनाया जा सका। अब दिन प्रतिदिन उसमें जागरूकता आ गई, इसलिए अब लोग शिक्षा की तरफ हर आदमी चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर देश विदेश में पढ़े और अच्छा योग्य बने। जैसे हमारे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, जो भी बड़ी बड़ी डिग्रीधारी नेता रहे, उनकी ही लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सब का अनुकरण करना चाहते हैं लोग, और वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हर पालक की भी इच्छा है। बालक भी लगनशील हैं और शिक्षक भी इतने जागरूक हैं कि उनको रात दिन हर प्रकार से उन्हें शिक्षा यही देते हैं कि बेटा पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे तो हमारा देश और अच्छी उन्नति पर होगा। जितने ज़्यादा लोग योग्यताधारी होंगे, अच्छी डिग्रियां लेंगे, तो हमारा देश का विकास दिन प्रतिदिन होता रहेगा। यह सोचकर टीचर भी अपने काम में लगनशील हैं और अपना कार्य कर रहे हैं, राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। नेता लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन शिक्षक अपना कर्तव्य अच्छी रूप से निभा रहे। और मैं भी यही चाहता हूँ, लगनशील शिक्षक अपने देश को जल्दी अग्रिम पंक्ति पर
पहुंचाएंगे। जैसा कि बाबूजी ने बताया, जो हमारे बच्चे, जो नौजवान आज देख रहे हैं, पहले के समय में और अब के समय में अंतर देखिए। पहले देश में खाने को नहीं होता था, जो अनाज मिलता, गेहूँ देखते नहीं थे लोग, देखा बहुत कभी कभी अवसरों पे, जैसा कि बाबूजी ने बताया, त्योहारों पर कुछ पकवान बनते थे गेहूं के। लेकिन आज वो स्थिति देखिए कि आज जब देश में संकट काल आया तो हमारे देश की सरकार ने सभी लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। तो हम देख सकते हैं, हमारी प्रगति का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। वो समय था, और निश्चित तौर पर इसी को हमें याद रखना है कि पहले से लेकर आज का जो परिवर्तन हुआ, जो जितनी भी सरकारें आई, उन्होंने अपने अपने स्तर पर प्रयास किए। यहाँ पर हमारी भी जवाबदारी बनती है कि हम जिस भी स्तर पर हैं, जो भी हम कर्तव्य कर रहे हैं, सिर्फ ये ना समझें कि देश की बॉर्डर पर खड़े होकर हम देश की रक्षा कर सकते हैं, देशभक्त बन सकते हैं। हम जो काम कर रहे हैं, हम सभी को मिलाकर देश बनता है। उस काम में ये सोच के करें कि ये काम मैं अपने देश के प्रति कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। तो हम बाबूजी से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपसे जानेंगे कि शिक्षा का प्रसार किस तरह से हुआ, जब प्रारंभिक दौर में हमारे देश में किस स्तर से शिक्षा दी जाती थी और कैसा माहौल था उस समय शिक्षा का? सबसे पहले तो शिक्षा की कमी ये थी कि स्कूल बहुत कम थे। बनखेड़ी ब्लॉक में इन्हें गिने 4-5 स्कूल थे, और देहाती जो मिडिल स्कूल थे उनमें 7वीं हिंदी तक, इंग्लिश बिल्कुल प्रधानता नहीं थी। कोई टीचर नहीं थे उस सब्जेक्ट के, तो इंग्लिश क्लासें चलती नहीं थी। केवल बनखेड़ी के बेसिक स्कूल में 8वीं तक अपने इंग्लिश, 5वीं से 8वीं तक उनकी इंग्लिश का मिडिल स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गया था। अच्छा, बोर्ड परीक्षा कौन सी कक्षा होती थी पहले? बोर्ड परीक्षा सबसे पहले 4वीं की होती थी और 7वीं की होती थी। उसके बाद 8वीं जहाँ हुई उस समय 8वीं की बोर्ड होने लगी। हम लोग बोर्ड परीक्षा देने जो बड़ा सेंटर रहता था, पिपरिया जाना पड़ता था। यहाँ परीक्षा सेंटर इसलिए इसके मिडिल स्कूल थे ही नहीं ज़्यादा, 4-5 मिडिल स्कूल थे ब्लॉक भर में, तो हमको सबको पिपरिया जाना पड़ता था परीक्षा देने। एडीएस लोग वहाँ निरीक्षक रहते थे, कुछ वरिष्ठ शिक्षकों के लिए, और कमरों में उनको रख देते थे। बनखेड़ी का दृश्य आपने कैसा देखा जब आप शुरुआती जब आप जागरूक हुए, जानने समझने लगे, और आज के कितना परिवर्तन देखते हैं? पहले सस्ताई अधिक थी, इसलिए लोग बाजार में बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठे होते थे, और वहाँ कुछ थोड़ा 2-4 रुपया ज़्यादा फायदा हो जाता, अनाज बेचने आते थे। देहात के लोग गठरी में बांध कर और बाजार में बिक्री करते थे, और बीच का माहौल जो था शून्य जैसा रहता था, क्योंकि अधिक दुकानें भी नहीं थी, लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं थी। कितने घर देखे थे आपने उस समय? यहाँ आज जो है उससे करीब करीब 50% अब बढ़ गए हैं। 50% आबादी थी आज के समय से। अच्छा, दुगना प्रोग्रेस हुआ है। यहाँ देहात के लोग आके बस गए हैं, और कुछ परिवार में भी बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से ये आबादी बढ़ी, और यहाँ पर होटल के नाम से 2 होटलें थी केवल। अच्छा, स्टेशन के पास भाऊ साहब की थी। अच्छा, और एक पटवाजी की थी बनखेड़ी में। इसके अलावा कोई वो नहीं थी, मुंशी पटवा की। और मीठा जो है उसमें केवल लड्डू मगध के रहते थे, और बाजार के दिन जलेबी बनती थी। मावा की बहुत कम मीठा बाजार के दिन ही मिलता था। और यहाँ ये स्थिति थी कि दोबारा मैं आपको शिक्षा के क्षेत्र में ले जाना चाहूँगा। जब आपने पढ़ाना शुरू किया तो उस समय कक्षा की स्थिति कैसी होती थी? किस तरह से आपने बच्चों को पढ़ाया? क्या था उस समय, खेती बाड़ी में बच्चे फंसे रहते थे। अच्छा, जब कार्तिक के महीने में बोनी होती थी। अच्छा, और जो प्राकृतिक वर्षा से खेत गीले होते थे उसमें बतर आती थी जब बोनी की जाती थी। अच्छा, तो उस समय बोनी की छुट्टी 21 दिन की होती थी पुराने समय में, हम पढ़ते थे उस समय। और उसके बाद में गर्मियों में भी 21 दिन की होती थी। और स्कूल जो थे सुबह पारी में नहीं लगते थे,
10:30 बजे से स्कूल 4:30 बजे तक लगते थे। खेल कूद अनिवार्य रूप से होते थे, जिससे खो कबड्डी देहातों में ज़्यादा चलती थी। तो बच्चे हृष्ट पुष्ट भी होते थे, दिमाग भी उनका अच्छा रहता था। और हर स्कूल कैसे थे, कितने बच्चे पढ़ते थे? स्कूल की स्थिति ये थी, 30, 35, 40 लड़के आते थे स्कूलों में, इसलिए एक टीचर अधिकांश स्कूलों में थे। एक पाठ की शालाएँ रहीं। उसके बाद में एक अभियान चलाया। उस अभियान में साक्षरता अभियान भी चला, तो उसमें निरक्षर लोगों को पढ़ाया टीचरों ने। और अपने स्कूल के बच्चों के लिए एक्स्ट्रा समय में मैं स्वयं टीचर रहा, इसलिए मैं तरोन में 6 वर्ष रहा। 8 वर्ष केसला ग्राम यहाँ से 7-8 किलोमीटर है बनखेड़ी से। वहाँ पर मैं रात में बच्चों को दिवाली के बाद अब बिस्तर बुलवा करके, चिमनी लालटेन की ही व्यवस्था थी, बिजली नहीं थी, इसलिए चिमनी लालटेन में बच्चे पढ़ते थे। चौथी और 5वीं के बच्चों को रात में वहाँ बिठाला जाता था, बच्चियों को घर भिजवा देते थे पढ़ाने के बाद। तो 10:30 बजे तक रात तक वहाँ मैं बच्चों को निःशुल्क रूप से पढ़ाता रहा। और सुबह फिर लड़के 7 बजे आ जाते थे, जो बच्चियाँ जो थीं वो आ जाएं, सबकी क्लास 7:30 बजे से फिर लग जाती थी। तो 9:30 बजे तक क्लास निःशुल्क चलती रहती थी। उसमें चौथी 5वीं के जो बच्चे थे, उन बच्चों के लिए फिर छुट्टी दे करके घर भेज देते थे, नहा धोकर 10:30 बजे स्कूल उपस्थित हो जाते थे। इस प्रकार से जो उस समय निःशुल्क शिक्षा मैंने दी। तो इसी प्रकार तरोन में भी रात में बच्चों को दिवाली के बाद अपने घर में सुला करके और उनको वहाँ पढ़ाते रहे। इस प्रकार मैंने स्वयं ने शिक्षा दी। इसी प्रकार और भी कई वरिष्ठ शिक्षक रहे, तो उनकी वो प्रेरणा देखी हमने कि वो भी क्लास में लगाते रहे, वो मेरे हृदय में बैठी। तो मैं लोगों का शिक्षकों के प्रति सम्मान क्या था जब आप ये निःशुल्क शिक्षा देते थे लोगों को? कुछ गाँव की स्थिति, कुछ गाँव की ये स्थिति थी कि स्कूल नहीं थे, तो किसानों के मकानों में रहना पड़ता था और वहीं पर पढ़ाते थे बच्चों को। स्कूल उनके घरों में लगता था। तो मैं केसला में रहा जब तक स्कूल 8 वर्ष में रहा। सन 75 में मैं बनखेड़ी आया, तो 75 तक वहाँ बिल्डिंग नहीं हुई, और उसके बाद ग्राम पंचायत के द्वारा शासन की राशि लेकर फिर बिल्डिंग 4-5 साल बाद बनी। तो ये तो देहात की स्थिति रही, और हम निःशुल्क शिक्षा देते रहे। तो इसलिए वहाँ के पालक लोग बहुत खुश रहते थे कि हमारे बच्चों को रात को भी माँ साहब पढ़ा रहे और सुबह पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद 1 घंटे की छुट्टी देकर नहाने धोने खाना खाने भेजते हैं, और ये दिनचर्या देख कर बहुत खुश रहते थे। और 5वीं की बोर्ड परीक्षा उस समय चलती थी, उसके पहले चौथी की थी। लेकिन मैं जब केसला में था, तरोन में रहा, उस समय 5वीं बोर्ड परीक्षा होती थी और 8वीं की। तो मिडिल स्कूल था वहाँ तरोन में। ये प्राइमरी एक पाठ की शाला में मैंने 120 बच्चों को कक्षा 5वीं तक अकेला पढ़ाया 5 साल तक। तो उनमें हमारी ये होड़ रहती कि सबसे अच्छा रिजल्ट बनाए, इसलिए हम एक्स्ट्रा क्लास निःशुल्क लगाते थे। इस प्रकार हमने वो किया। जो गुरु शिष्य परंपरा थी समाज में, वो आपने कैसी देखी? तो उस समय बालक पालक सभी को इतनी श्रद्धा रहती थी कि हम जब भी जाएं तो वो आकर के हमसे मिलते जुलते थे। वहाँ से आने के बाद की स्थिति बता रहा हूँ। और पहले जो बोर्ड परीक्षा देते थे, उसके समय बालक पालक सब इकट्ठे होते थे और हमें टीका गुरु दीक्षा के रूप में 5-10 रुपया देते थे। ये गुरु परंपरा चलती रही। और आज भी ये स्थिति है कि हम तरोन में जो लड़का पढ़ाया, जो आज 65 साल की उम्र का है, वो 65 साल का आज हट्टा कट्टा बहुत है, और वो पैरों पे पैर पड़ता है। तो इसी प्रकार हर गांव में जहाँ है, उस प्रकार जब भी जाएं तो गुरुओं को बहुत मान्यता होती है। और कुछ गांव में तो ऐसा रहा कि लोग सब्जी दूध फ्री में देते थे कि भाई जब
गुरु हमको बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो दूध का भी पैसा नहीं लगता था। चाय तो हम पीते नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए दूध किसी किसी किसान के यहाँ से फ्री में आता था। और ना हमने कभी प्रेरित किए उनको, लेकिन भी अपने स्वेच्छा से, क्योंकि वो देखते थे कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लगनशील हैं और अपना भविष्य अच्छा बनाएंगे। हमारे शिक्षक बेटियों की शिक्षा उस समय कैसी थी और आज कितनी प्रगति हुई है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। पहले बच्चियाँ प्राइमरी से ही, क्योंकि मिडिल स्कूल थे नहीं, बैठ जाती थी घर। फिर उसके बाद कुछ मिडिल स्कूल हुए, तो मिडिल स्कूलों में बस्ती में 10%, 20%, 25% ऐसी बच्चियाँ जैसे जागरूक गांव हो, उन गांवों में दर संख्या रहती थी। लेकिन बच्चे 40-50% बच्चे रहते थे, कहीं कहीं 60% बच्चे, और बच्चियाँ कहीं कहीं के स्कूलों में 30-35% तक रहती थी। इस प्रकार से देहात की शिक्षा थी। और ये एक्स्ट्रा क्लास जो निःशुल्क हमने लगाई, उसको देखकर कुछ लोगों ने भी ऐसा प्रयास किया होगा। आज कितना परिवर्तन देखते हैं? आज ये परिवर्तन है कि हर बालक, चाहे वो हरिजन हो चाहे आदिवासी हो, शासन के द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। इस कारण से सभी लालयित रहते हैं और पालक लोग बच्चों को अच्छे उससे। बेटियां कितनी शिक्षित हो रही हैं? बेटियां भी मेरे ख्याल से जहाँ तक है 40-50% तो बच्चियाँ 40% निश्चित रूप से पढ़ रही हैं। अच्छा, काफ़ी परिवर्तन हुआ, काफ़ी परिवर्तन है। और आजकल उन्होंने ये भी देखा कि चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उन सब में जब महिलाओं की संख्या अधिक होती है, तो हर बालिका के हृदय में ये रहता है कि मैं भी सांसद विधायक बनूं या कोई अच्छी सर्विस करूं, इसलिए लगनशील हैं। बच्चियां बच्चों से अधिक परसेंटेज पे पास होती हैं। जो बोर्ड का रिजल्ट सभी लोग जानते हैं, देखते हैं कि बच्चियां बड़ी लगनशील हुई हैं और कर्तव्यनिष्ठ हैं और अपने गुरुओं के प्रति उनका आदर भावना है। मैं आपको थोड़ा सा, हाँ जी बोलिए। मेरे घर में भी मैंने अपना एक निष्कर्ष निर्णय लिया कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों बहुएं ग्रेजुएट हैं और मंजली मैंने 2nd नंबर की बहू स्कूल चला रही हैं। मैंने उनको प्रेरित किया, बीएड कराया और बीएड कराकर और स्कूल खुलवाया, जो आज वसुंधरा पब्लिक स्कूल के नाम से बनखेड़ी में चल रहा है। और मैं बहुओं को भी और स्टाफ में भी मीटिंग में कभी कभी जाता हूं, तो ये सबको मार्गदर्शन देता हूं कि भैया आपकी सब जमीन जायदाद जो कुछ संपत्ति समझो ये बालक हैं, इनको अच्छी से अच्छी शिक्षा दीजिए। हमने भी त्याग किया है, वह भी हम आपसे आशा करते हैं आप भी त्याग करें और अच्छे से अच्छा रिजल्ट दें। बच्चों को अपने बच्चों के समान समझ करके उनको शिक्षा दें और दिन प्रतिदिन अपने स्कूल की प्रगति करें। उसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष हमारे विद्यालय वसुंधरा पब्लिक स्कूल में एक बालिका ने राज्य स्तर पर नाम रोशन किया। और मैं अभी सभी शिक्षकों को आज 15 अगस्त पे भी उनको व्यक्तिगत रूप से शुभकामनाएं दी और उन्हें ये कहा कि दिन प्रतिदिन आप इसी प्रकार से लगनशील बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ाने के प्रयास करें। और मैं सभी शिक्षकों से अनुरोध यही करता रहता हूं कि भाई अपने प्रगति के लिए आगे बढ़ाएं और शिक्षा को संस्कार में बच्चों को आगे संस्कारित भी करें। शिक्षा तो एक महत्वपूर्ण है ही, उसमें आप लगनशील हैं, लेकिन जहाँ तक है अधिक से अधिक बच्चों में संस्कार हों, वे अपनी मर्यादा में रहें, अपने गुरु पिता और अपने बड़े बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें और मर्यादा में उनकी बराबरी से ना बैठें। ये चीज़ें जो संस्कार में रहना चाहिए। आज जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपके घर में सब पढ़े लिखे हैं और आपकी जो बहुएं हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं शिक्षा को महत्व दूं, किसी के धन बल को महत्व ना देकर शिक्षा को महत्व दूं, तो आपने जो निर्णय लिया उसका क्या परिणाम दिखते हैं? मैंने जो निर्णय लिया तो सबसे पहले तो
शुरुआत की मैंने। बहू हैं सब ग्रेजुएट देखी, उससे कम को नहीं देखी, सब पढ़ी लिखी देखी। और उसके परिणाम स्वरूप बड़ी बहू जो है वो टीचर होशंगाबाद में है। बड़े बेटा पोस्ट ऑफिस में रहे, वो रिटायर हो चुके हैं। मंझले बेटा मन सेकंड नंबर के बेटे जो हैं वो अपने कपड़े की दुकान कर रहे हैं। और बहू जो है वो मिडिल अपने स्कूल को हाई स्कूल तक ले गई, जबकि मैंने उनको प्रेरित किया कि पहले अपन प्राइमरी चलाएं और अच्छे ज़्यादा बच्चे मिलेंगे तो अपन मिडिल करें। तो क्रम से बहू ने बहुत विकास किया, मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। वर्ष जो बच्ची राजकीय स्तर पर पहुंच गई है, तो मैं ईश्वर से भी यही प्रार्थना करता हूं और अपने टीचर्स स्टाफ से कि भाई लगन से रहें तो और अच्छे से अच्छे परिणाम मिलें। हम ये चाहते हैं कि जहाँ तक मेरिट में अधिक से अधिक लड़के आएँ, इसलिए हमारे शिक्षक बड़े लगनशील हैं, सभी शिक्षिकाएँ लगनशील हो। धन्यवाद देता हूँ और यही शुभकामना करता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन अपने स्कूल की प्रगति करते रहें। आपने यहाँ पर बात करी शिक्षा की, आपने शिक्षा के महत्व को समझा और आज उसका परिणाम आज आपके परिवार में तरक्की के स्वरूप आप देख रहे हैं। समाज के जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं अभी भी शिक्षा के प्रति उतने जागरूक नहीं हैं। बच्चियों को योग्य होते हुए भी वो धनबल की ओर आकर्षित होते हैं और उनकी योग्यता को लाजमी नहीं समझते। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा बड़ी दौलत है अपने बच्चे। उनको योग्य बनाने के लिए अच्छे स्थान पर और अच्छे स्कूल में पढ़ाएं ताकि वे बच्चे आगे बढ़ें और आपका गौरवान्वित आपको करें। यही मेरी आशा है। और देहात में जहाँ मैं रहा हूँ वहाँ के बच्चे भी कुछ टीचर हुए, कुछ पुलिस में गए। उनमें से आज सर्विस में कम से कम 30% बच्चे सर्विस में हैं और वे आज बड़े खुश हैं और मेरा बड़ा आदर करते हैं कि गुरुजी आपकी कृपा से हम कृषि विभाग में कृषि संचालक भी हैं और बड़े बड़े ब्लॉक लेवल पे अधिकारी भी रहे। तो कुछ कृषि में, कुछ पुलिस में, कुछ रेलवे में रहे। 3-4 रिटायर हो चुके बच्चे जो जूनावानी ढाना गांव बनखेड़ी पास, वहाँ भी मैं रात में क्लास लगाता था, दिन में तो पढ़ाता था। वहाँ 2 टीचर थे, लेकिन एक टीचर अप डाउन करते थे, मैं अकेला रहता था। 4वीं-5वीं की क्लास लगाता था और सुबह 6 बजे उनको नाले में पानी रहता था बरसात में, तो वहाँ नहा धो के आते थे। सप्ताह में एक बार साबुन देते थे उन्हें, बच्चों को अपने निजी तौर पर वह उनको कपड़े साफ करवाते थे, वहाँ सुखवाते थे और बच्चे रात में रहते थे और दूसरे बच्चे जो 3वीं तक के बच्चे आते थे वो उनका खाना लेके आते थे। शाम को ही छुट्टी होती जब 5 बजे जाकर घर पर खाना खाते। एक सवाल मैं और आपसे पूछूंगा, आत्मनिर्भरता का ये समय है और बड़ा महत्व ही आत्मनिर्भर भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। पहले के समय में गांव के प्रति लोग काफ़ी, गांव में ही लोग बहुत संतुष्ट थे और काफ़ी आत्मनिर्भर थे। तो किस तरह के काम धंधों में अपने आप को लगाते थे और किस तरह से लोग आत्मनिर्भर थे गाँव में? देहात में तो कोई आत्मनिर्भरता का विशेष वो नहीं था। वो तो लोगों ने शासन के द्वारा जो सहायता मिली उससे कुआं, नलकूप वगैरह बनाकर अपने कृषि क्षेत्र में विकास किया, जो इसका परिणाम है कि हम दूसरे प्रदेशों से भी, पंजाब जैसे प्रमुख देश जहाँ खाद्यान्न के प्रदेश थे, उनसे ज़्यादा अधिक पैदा किया। और हमने महामारी में हमारे प्रदेश में अनाज फ्री दिया गरीबियों को, जो पथिक आए थे दूसरे प्रदेशों से, उनके लिए सबको खाना खिलाया, उनका समय पर बीमार हुए तो इलाज भी कराया। ये हमारे शासन की स्थिति अच्छी रही और वो उसका परिणाम यही है कि किसानों ने कृषि क्षेत्र में अधिक विकास किया देहातों में। और शहरी क्षेत्रों में तो अपने अपने व्यापार में लोग प्रगति कर रहे हैं। अब आजकल धन बल से हर प्रकार से हमारा देश समृद्ध है। हम हर प्रकार से ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हम दिन प्रतिदिन और आगे विकास करते रहें, धन धान से परिपूर्ण रहें। ये हमारी अभिलाषा है।
अंत आखिरी सवाल बाबूजी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समाज को आज आज़ादी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? क्यों देश के लोग आज़ादी के जो पल हैं उनको याद करें और जो आज़ादी का पर्व है या देश के संविधान के प्रति, देश के प्रति समर्पित रहें? मैं अपने ग्रामवासियों को यही प्रेरणा देशभक्ति की देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे आज जो प्रगति हुई है वो हमने त्याग किया और लगनशील रहे, खेती में अपने अपने कार्य क्षेत्र में अधिक प्रगति करें और बच्चों पर विशेष ध्यान दें कि वो शिक्षा में हमेशा जागरूक रहें, अच्छी लगन से पढ़ें और देश के विकास में सहयोगी बनें। क्योंकि आज हमारे देश में एक ही कमी है शिक्षा में। मैं शासन से भी अनुरोध करूंगा कि पहले मैं उस जबलपुर में इंडस्ट्रियल स्कूल, उसके बाद वो वोकेशनल हाई स्कूल, उसमें वेद, खिलौने, कपड़ा बुनाई, दरी गलीचा और शूटिंग सेटिंग कपड़े बनाने के ट्रेनिंग दी जाती थी। वो मैंने 2 वर्ष वहाँ ट्रेनिंग ली। तो यही चाहता हूँ शासन से भी कि कुटीर उद्योग के विषय में हर स्कूल में उद्योगों के प्रति जागरूक होकर सरकार सहयोग करे और हर स्कूल में कुटीर उद्योग के कुछ ना कुछ उद्योग बच्चों को संस्कार देने के लिए उनको किए जाएं। ये व्यवसाय शिक्षा होना चाहिए तो देश और अधिक प्रगति करेगा। ये थे हमारे साथ शिव प्रसाद पचौरी जी। आप रिटायर्ड प्रधान पाठक हैं और आपने एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन जिया और उन्होंने साथ ही आज की चर्चा में प्रकाश डाला कि किस तरह से इन्होंने वो गुलामी का दौर देखा और किस तरह से भारत ने धीरे धीरे अपने राज में स्वराज में तरक्की की और आज हम कहाँ पर हैं। और निश्चित तौर पर ये कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम आज़ादी के महत्व को समझें, भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखें, सरकारों की योजनाओं के प्रति निष्ठा रखें और आप जहाँ पर हैं, जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें ये सोच लगाकर काम करें कि कहीं ना कहीं इसमें मैं देश के विकास में योगदान दे रहा हूं, क्योंकि ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। बहुत कुर्बानियां सही हैं, बहुत गुलामी का दौर हमारे बुज़ुर्गों ने देखा है, तभी आज हम आज़ाद हो पाए हैं। साथ ही घर में शिक्षा और संस्कार देना ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी है। बाबूजी ने प्रकाश डाला कि किस तरह से उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझते हुए योग्यता को बढ़ावा दिया परिवार में और आज नतीजा उनके सामने है कि आज उनका परिवार एक अच्छी प्रगति पर है और काफ़ी विकास किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। एनवीटीवी के लिए संजय वैष्णव की रिपोर्ट। देखते रहिए एनवीटीवी।